बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपको बाखबर करने के लिए आपके सामने हाजिर है नाज़रीन। इंतहाई अहम खबर, और अहम खबर ये कि आर्मी चीफ का दौरा चीन हुआ और दौरा चीन के अंदर 4 ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान है। ये तमाम ममालिक दहशतगर्दी से लड़ने के लिए और निपटने के लिए एक दूसरे की मदद भी करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम नाज़रीन ये भी मेक श्योर करा दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि जितनी भी ये मैकेनिज्म तैयार किया गया है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया गया। ये मैकेनिज्म जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जो चारों अफवाज का मीटिंग हुई है, इस अफवाज में की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हो गया है कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सारे के सारे ममालिक किसी दूसरे मुल्क, स्पेशली बहुत सारे ममालिक जिनमें से एक भारत भी है, खदशा हो सकता है कि जी हमारे खिलाफ कोई चीज़ बनाई गई हो, तो ये क्लियर कर दिया गया कि किसी मुल्क के खिलाफ चीज़ नहीं बनाई गई, मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया। अब इस हवाले से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम वज़ीर आज़म साहब के जो एम्बेसडर्स के हवाले से बात की है उस बारे में भी बात करेंगे। बात करें सबसे पहले आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से, तो मैं सवाल उठाऊंगी तनवीर साहब आपसे। आर्मी चीफ का दौरा चीन हुआ और इन 4 ममालिक के जो इत्तेहाद सामने आया है, इन 4 ममालिक के इत्तेहाद के अंदर जब ये चीज़ कह दी गई कि किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसको मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किसी मुल्क के खिलाफ। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, जैसा आपने कहा कि ये जो इत्तेहाद वजूद में आया 4 मुल्कों का, ये ना तो किसी रियासत के खिलाफ है, ना किसी आलमी तंजीम के खिलाफ है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक काम करेगा। बुनियादी काम इसका ये है कि ये इंसदाद दहशतगर्दी के लिए काम करेगा, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान। मुझे लगता है कि चीन अब ना तो अपनी सिक्योरिटी की ज़्यादा बात कर रहा है, ना किसी एक मुल्क की सिक्योरिटी, बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से ये कॉन्शियस है और इत्तफाक़ राय से ये एक मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहा है। पहले यहाँ पे जो सिक्योरिटी के मॉडल होते थे, हम देखते थे उसमें अमेरिकी और वेस्टर्न जो मदाखलत थी, वो इन्वॉल्वमेंट हमें कदरे ज़्यादा थी। अब चीन एक लोकल मॉडल लेके आ रहा है जिसके अंदर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये उन्होंने तस्लीम किया है कि जो इलाकाई इस्तेहकाम है उसके लिए दहशतगर्दी ख़तरा है और इसके लिए संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात देखिए, जो मैंने कल सारा दिन इसको मॉनिटर किया है आर्मी चीफ़ की मसरूफियात को, वहाँ जाके संक्यांग सूबे की जो पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके सेक्रेटरी जनरल सिंध की मुलाकात हुई है, वहाँ पे तरबीती मशक़ें देखी हैं, उनके बेस का दौरा किया है, वहाँ फ़ौजी साजो सामान का मुआयना किया, वहाँ के जो आर्मी के हुकाम हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। देखिए, चाइना की सियासी क़यादत एक तरफ से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ ताल्लुक़ बढ़ा रही है, दूसरी तरफ हमने देखा है कि आर्मी चीफ़ के साथ जो चाइना की आर्मी है उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो CPEC का मंसूबा है और जिसके बारे में कई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता रहा है, उसके बारे में इस मीटिंग के अंदर एक लॉन्ग टर्म एक जो हिकमत अमली है उसके ऊपर बात की गई है। ये एक नई चीज़ इसमें है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 4 मुल्कों का इत्तेहाद है आगे चल के इस खित्ते के अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, खित्ते के वैसे ही अंदर अदम इस्तेहकाम है, कुछ अमन अमान की सूरत हाल खराब है, कुछ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में बात की जाती है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा चैलेंज है अलकायदा और तालिबान से। तो जो ये इत्तेहाद तो बन गया, इस इत्तेहाद में एक दूसरे पर ट्रस्ट कितना किया जा सकता है? चीन पाकिस्तान को छोड़ के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये जितने 4 ममालिक हैं जिनका ये एक किस्म का इत्तेहाद हुआ है, और जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान, बेसिकली ये सारे, अफगानिस्तान शायद ऑब्जर्वर स्टेटस है, सब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर हैं। तो ये काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद है। शाहिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें हमारे शो में ज्वाइन किया। शाहिद लतीफ़ साहब, 4 मुल्कों का ये मैकेनिज्म तो इन्होंने तैयार कर लिया है। मैं पहले भी यही बात कर रही थी अभी फारूक साहब से कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात ऑलरेडी कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करते रहते हैं। इन 4 मुल्क की इत्तेहाद के अंदर ट्रस्ट कितना होगा? देखिए, ये ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी तो हमारी ही होगी और चीन इसको लीड कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अहसन पेशरफ्त है और मैं अरसा दराज से इस सब्जेक्ट पे बात करता रहा मुख्तलिफ टॉक शोज में कि इस खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, इस खित्ते की हुकूमतों को ही मिलकर लड़नी चाहिए और उसमें चीन से बढ़कर बेहतर मुल्क इस खित्ते का नहीं हो सकता। चीन दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर है, इस खित्ते की बहुत बड़ी पावर है।
बल्कि मैं समझता हूं कि आइंदा हमें रूस को भी इसमें शामिल करना चाहिए। और चीन और रूस दोनों ऐसे ममालिक हैं जिन्हें दहशतगर्दी का खतरा है, और आइंदा इनके इश्तराक से एक सुपर पावर फिर से उभरने जा रही है। तो लिहाजा इनको दहशतगर्दी पे हर सूरत काबू पाना है ताकि इनके मुल्क की तरक्की में कहीं दहशतगर्दी जो है वो रुकावट न डाले। तो मैं समझता हूं शाहिद लतीफ साहब, सही, फारूक साहब सवाल करिएगा। सर काइंडली ये फरमाएं कि ये तो मामला अच्छे हैं, चलें, ये काउंटर टेररिज्म के ऊपर ये सारा ग्रुप बना है, लेकिन सीपैक पे आप जानते हैं कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने चाइनीज एम्बेसी में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच की थी। अभी भी जो वो गए हैं तो वहां पे भी टॉप सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ सीपैक के तमाम डायमेंशन पे इंक्लूडिंग सिक्योरिटी जो है बातचीत हुई है। हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान में कि मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि एडहॉक बेसिस पे सीपैक जो है वो चल रहा है। आप समझते हैं कि सीपैक के ऊपर चाइनीज तब मुतमईन होंगे जब यहाँ पे कोई जॉइंट मैकेनिज्म होगा कंट्रोल का, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर होंगे, सिविल मिलिट्री लोग सारे होंगे, और एक अम्ब्रेला के तहत सीपैक प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सीपैक अगर आप शुरू से देखें तो चाइना ने जो अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया था वो एक ही फैक्टर है जिस पर उसका डिपेंडेंस था, और वो ये था सिक्योरिटी। यानी हमारी मिलिट्री की तरफ से, खासकर आपको आर्मी चीफ की वो स्टेटमेंट याद है कि सीपैक के लिए हम हर किस्म की कीमत, सीपैक की कामयाबी के लिए हम हर तरह की कीमत अदा करने को तैयार हैं। तो सबसे बड़े जो खदशात थे वो सिक्योरिटी ही के थे। आज तक जब भी कभी गवादर की तरफ हमने प्रोग्रेस की तो आपको याद होगा कि चीनी जब भी वहां काम कर रहे हैं, ज्यादातर हमने चीनियों को इन्वॉल्व किया। जब भी वो काम करने आए तो दहशतगर्दी के जरिए जो खुफिया एजेंसी हैं हमारे इर्द गिर्द के ममालिक की, जिनको ये प्रोजेक्ट जो है वो हजम ही नहीं हो रहा, उन्होंने चीनी जो इंजीनियर थे या उनके काम करने वाले थे उनकी हिलाकतें की, जिसकी वजह से चीनी जो है वो यहाँ से जाने पे मजबूर हो गए। तो इस मर्तबा एक डिवीजन फोर्स सिक्योरिटी के लिए कायम कर दी गई है, और ये हमारी आर्मी ही का मेन एफर्ट है, जिसके तहत चीनी जो है उनको अब कॉन्फिडेंस है और वो बड़े इनहमाक से ये काम कर रहे हैं। और सर गुजारिश ये है कि वो सिक्योरिटी के मामला तो फौज ने पूरी कमिटमेंट की हुई है, लेकिन और ऑन ग्राउंड वहां पे फोर्स भी रेज हो रही है, लेकिन वो जो जॉइंट मैनेजमेंट की बात हो रही है, जॉइंट ऑपरेशनल कंट्रोल की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो, कि एक इंस्टेड ऑफ ये कि एडहॉक मामला चले, ये सब मिलके बैठ के एक इदारा बने जो सीपैक को मॉनिटर करे, उसको ऑपरेट करे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बातें बार बार उठकर सामने आ रही हैं कि चाइनीज जो हैं वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट यानी $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जिस प्रोजेक्ट में होने जा रही है, और खासकर दुनिया उसकी कितनी उसके खिलाफ है। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं, हमारा खासकर जो हमसाया मशरक में है हिंदुस्तान, उसको बिल्कुल ये हमारा प्रोजेक्ट मईशत की राह में जो इतना बड़ा कदम हम लेने जा रहे हैं उसको हजम नहीं हो रहा। तो इसके खिलाफ हमें सिक्योरिटी लेवल पे भी इंतजामात करने हैं, और आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, और चीनी जो है वो भी इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इसके लिए एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम हो, जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की बात किया करते हैं। जी सर, जी सर। F-17 का प्रोजेक्ट किया था तो PMO था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। शाहिद लतीफ साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अफगानिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ फासला माजी में रहा है, एक दूसरे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहे हैं। क्या इस 4 मुल्की इत्तेहाद में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की जा रही है, शवाहद के जायज़े की और एक मुश्तरका हिकमत अमली की बात की जा रही है, पाक अफगान जो ये एक आपस में एक फासला है, ये रुकावट नहीं होगा? देखें, बात यह है कि पहले जो अरेंजमेंट थी जिसके अंदर हमने देखा कि अमेरिका इस सारी एक्टिविटी को लीड कर रहा था, तो मैंने बारहा इस सब्जेक्ट पे बात की है कि वो एक नेचुरल अलायंस नहीं है। एक मुल्क जो इस इलाके से इतना दूर 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठा है, वो इस इलाके को कंट्रोल कैसे करेगा? लिहाजा यहाँ पे एक रीजनल फोर्स की जरूरत थी, जो कि चाइना अगर इस मामले को अब लीड करेगा, जो मैं अरसा दराज से कहता रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान मुकम्मल अंडर चाइनीज कंट्रोल होगा, और ये जो इंडिया और अमेरिका या इजराइल मिलकर
पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने का जो सर काइंडली ये फरमाएं आप यू मस्ट बी वेरी हैप्पी पर्सन कि आपका J-17 प्रोजेक्ट जो है वो आज आप देखें दुनिया जो इस जहाज की तारीफ कर रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन इक्विप हो गए J-17 से। अब आर्मी चीफ भी बार बार जो लोग हमारे सीनियर लोग जा रहे हैं चीन के साथ मजीद डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अभी स्कोप है मजीद जो उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि F-16 अब आएंगे नहीं तो उसमें भी कोऑपरेशन की बड़ी अपना ओपनिंग्स है? जी बिल्कुल, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। जब मैं चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर था तो उस वक्त से मैं ये बात करता था कि JF-17 में हमने इतनी ह्यूज किस्म की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है, इतनी बड़ी मशीनरी हमने ली है, कामरा को हमने बहुत अच्छी तरह मॉडर्न सेटअप पे तैयार किया है। तो हमें चाहिए कि आइंदा जो 5th जनरेशन जहाज जो चाइना बनाए हम उसमें भी शराकत करें, इसी तरह जैसे हमने JF-17 पे की, और JF-17 का 58% प्रोडक्शन हम करते हैं। और ये एक छोटी बात नहीं है, यानी लीड रोल चीन का हो और उनको 42% हमने दिया, खुद हमने 58% लिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अनिका मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रात में एक जगह शाहिद लतीफ साहब आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा, हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, हम आपसे उस टॉपिक में भी आपका मौक़िफ़ चाहेंगे। चाइना की जो एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो डिप्टी चीफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं चीनी हुकूमत के बिहाफ पे। रात एक खाने पे उनके साथ बात हो रही थी और उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब बाकी लोगों ने, उन्होंने कहा जी कि हम मुकम्मल तौर पे मुतमिन हैं जो CPEC की डेवलपमेंट जा रही है, इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा है जो कि चाइना के अंदर भी इतनी तेज़ रफ्तारी से नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है कि चीनी हुकूमत की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार नहीं किया जा रहा। ठीक है, तशवीश का इजहार नहीं किया जा रहा, लेकिन एट द सेम टाइम CPEC का मामला, इसके ऊपर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बात, और साथ ही साथ ये 4 मुमालिक का जो इत्तेहाद हो रहा है, ये मैकेनिज्म तैयार किया गया है, ये खित्ते के अमन अमान के लिए कितना बेहतर होगा ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा और फिर ऑन द ग्राउंड चीजें नजर आने लगेंगी। लेकिन ऑन द ग्राउंड एक और चीज नजर आने लग गई। वजीर आजम साहब ने आपको कल भी बताया था एम्बेसडर्स के इजलास से खिताब किया और उस खिताब के अंदर कश्मीर के मसले के ऊपर भी अहम बातें बोली, और साथ ही साथ उन्होंने सफीरों की तैनाती के हवाले से, जो तैनात सफीर है, इंपॉर्टेंट सफीर है, उनसे भी ये बात मेक श्योर की कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अच्छे तरीके से बाकी मुमालिक तक पहुंचाया जाए। शाहिद लतीफ साहब, ये वजीर आजम ने मसला कश्मीर को बुनियादी सतून करार दे दिया है हमारी पॉलिसी के हवाले से। आपको लगता है कि कुछ ज्यादा तेजी से हम लोग कश्मीर के मसले के ऊपर वापस आए हैं? बीच में कोई एक गैप आया था जहां हम लोगों को इतने ज्यादा बयानात नहीं नजर आते थे? देखें जी, मैं समझता हूँ ये गैप की बात नहीं है। आज तक हमने कश्मीर को उस तरह हैंडल नहीं किया जिसका वो मुस्तहिक है। अगर आप 70 साल हमारी तारीख ले लें तो उसमें देखिए कि इसके बावजूद कि अक़वाम मुत्तहिदा की इसके ऊपर एक करारदाद है, क्या हमने उस करारदाद का पीछा किया? क्या हमने उस करारदाद को अमल दरामद कराने के लिए, उस पर अमल दरामद कराने के लिए दबाव डाला? मैं समझता हूँ हमने अपनी जो हमारी सफारती सतह है उस पर ये काम उतने जोरों शोर से नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आज की दुनिया में जब तक आप दबाव नहीं डालते आपके काम नहीं हुआ करते। लिहाजा हमें जरूरत इस बात की थी कि जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा एक बैनुल अक़वामी तंजीम है और अगर उसकी करारदाद है तो उस पर अमल दरामद कराना उन्हीं की जिम्मेदारी है। हमें सफारती सतह पर हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये कॉर्नर स्टोर होना चाहिए था, मगर हमने साल में एक दिन कश्मीर डे मनाना या UNO की अजलास में उसका जिक्र कर देना ये काफी नहीं है। इस तरह ये मसाइल हल नहीं हुआ करते। जबकि इंडिया जो है वो, आप अगर उसकी पॉलिसी देखें तो पूरी दुनिया में उसने एक उधम मचा रखा है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, बावजूद इसके कि उस पर एक करारदाद मौजूद है जिसके तहत वहाँ पे हक खुद इरादियत का उनको हक मिला हुआ है, उन्होंने आज तक राय शुमारी वहाँ नहीं होने दी। तो इस हद तक अगर उसने दुनिया की आंख में धूल झोंक रखी है तो क्या पाकिस्तान उसके मुताबिक अपने एफर्ट करता रहा? अब अगर ये पाकिस्तान में ये स्टार्ट किया गया है तो मैं समझता हूँ कि इसे तसलसल के साथ आगे चलना चाहिए। हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर पे बुलानी चाहिए, हमें अक़वाम मुत्तहिदा का एक हंगामी इजलास बुलाकर वहाँ पे फिर से इस करारदाद पर अमल दरामद कराने के लिए अपना जोर इस्तेमाल करना चाहिए। सफारती सतह पर जो यहाँ पे एम्बेसीज हैं उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जानी चाहिए और ये हमारे सफारतकारों को बुलाना और उन्हें कहना, उन्हें इस मामले में, इस मिशन में उनके ज़िम्मे। शाहिद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत के पास
खारजा अमूर के फैसले करने के तमाम अख्तियारात मौजूद हैं? देखें, ये एक ऐसी डिबेट है जो कि बहुत अरसे से चल रही है और ये मैं समझता हूँ कि ज्यादातर इसको बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कहा कि वजारत खारजा में वजीर ना लगाएं और सिर्फ 2 मशीर बिठा दें? इसलिए मैं ये समझता हूँ, और तुर्की की मिसाल ले लीजिए, वहां पे फौज का किस हद तक इंटरवेंशन और मुदाखलत थी, तो तैयब अर्दोगान ने पिछले 10 साल में क्या काम किया कि आज जब वहां बगावत हुई तो लोग टैंकों के नीचे लेट गए कि ये बगावत नहीं होने देंगे। ये है वो काम। जब सिविल हुकूमतें डिलीवर करेंगी तो सारी अवाम उनके पीछे खड़ी होगी, उनके लिए जान देने को तैयार हो जाएगी। फिर ये सर काइंडली ये फरमाएं कि अभी जो कल ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तकरीर की है, सरताज अजीज साहब ने, वो जो एम्बेसडर वाली कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने ये कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि अब पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना आसान हो गया है। तो सरताज अजीज साहब ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान, ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान आइसोलेशन में है। हमें आप काइंडली ये बताएं कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में बहुत लैक ऑफ ट्रस्ट है, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल लोएस्ट एप के ऊपर है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा खतरा है अफगानिस्तान के लिए अल-कायदा तालिबान के हवाले से। तो और डायलॉग प्रोसेस इंडिया के साथ शुरू नहीं हो रहा, तो आप ये बताएं हम आइसोलेटेड नहीं तो हम क्या हैं फिर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, हम सेल्फ डिनायल मोड में रहते हैं, हम उन बातों को नहीं मानते जो हम समझते हैं कि जी ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, और अपने जाती जो काम हैं उनको लोगों तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में हम महारत रखते हैं। देखें, बात वो होनी चाहिए जो दुनिया कहे और दुनिया उसको तस्लीम करे। अवाम जो है उनके सामने भी आज पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा है। हमारे 2 हमसाया ममालिक जो कि मुसलमान ममालिक हैं और हमारे दोस्त हुआ करते थे, आज वो हमारे साथ नहीं है। जबकि आप इंडिया को देखिए और ये उन्हीं की वजह से ज्यादातर काम हो रहा है, मगर हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की कि जी क्या वजीर खारजा ना लगाना किस चीज की निशानदेही करता है, कि जैसे हमारे खारजा उमूर जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं, अंडर कंट्रोल हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे सबसे बड़े मसाइल हमारे हैं ही खारजा उमूर, और उस पर सही। शाहिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ज्वाइन किया। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से खारजा उमूर के बारे में बात की जा रही है, फॉरेन मिनिस्टर हमारे हैं नहीं तनवीर साहब, जब हम देखते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को तो समझ नहीं आती कहाँ से कंट्रोल हो रही है, कौन कर रहा है, और मुशीर खारजा क्या है, तमाम चीजें चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। जो 2 ममालिक की बात की शाहिद लतीफ साहब ने, उन 2 ममालिक से हमारे ताल्लुकात पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, जैसे उन्होंने फरमाया, क्या कमी है जो कि इंडिया पूरी कर रहा है और हम नहीं पूरी कर पा रहे? देखिए, दुनिया में कोई 150-200 के करीब जो ममालिक हैं, उनमें से अगर 2 के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं तो ज़रा ये देखना चाहिए कि क्या इस जमहूरी हुकूमत के दौर में $46 बिलियन क्या CPEC मंसूबा आया, ये पहले क्यों नहीं आया? क्या पाकिस्तान शंघाई तावन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, इसी गवर्नमेंट के दौर में बना? क्या GSP+ का यूरोप ने हमें ये सहूलत स्टेटस दिया? जी हाँ, इसके अंदर दिया। क्या तेल की कीमतें कम होने के बावजूद 9.5 लाख कारकुन खलीजी मुल्कों में इस गवर्नमेंट ने भेजे? तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, यूरोप के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ जो है वो एक स्ट्रेटजिक शराकतदारी जो है वो इसके साथ बनी है। बहुत सी अचीवमेंट्स भी हैं। आप कासा प्रोजेक्ट की बात कर लें, आप तापी प्रोजेक्ट की बात कर लें, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ नाकामियाँ हैं। ये बात सही है कि वज़ीर ख़ारजा नहीं है, सही है कि फ़ैसले बर वक्त नहीं हो पाए, ये भी सही है कि ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर जमहूरी हुकूमत के पास एक लिमिटेड स्पेस होती है फैसले करने की, उसके अंदर वो पूरी कोशिश कर रही है। चाइना के 46 बिलियन की बात जहाँ तक आती है, वो चाइना से ताल्लुकात तो हमारे पहले ही अच्छे थे, क्या हम बाकी ममालिक से कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट ला पाए या नहीं? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो चीन के साथ तो हमारे एक बड़ी डिफरेंट नौयत के ताल्लुकात हैं, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, ये तमाम। और बाय द वे मैं ये भी बता दूं, ये जो CPEC वाला प्रोजेक्ट है, ये जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़ा ओपनली इस पे प्रेजेंटेशन होती थी प्लानिंग डिवीजन में। ये नॉर्थ साउथ एनर्जी कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ एनर्जी एंड ट्रेड कॉरिडोर कहा जाता था। ये गवादर का जो सारा बुनियाद डाली गई है, गवादर का जो पहला फेज बना वो किसके दौर में बना था? जनरल मुशर्रफ के दौर में बना था। ये कोई ओवरनाइट फैसला नहीं हुआ, ये पिछले 10-15 साल से CPEC और ये जो मामला था रादारी वाले दौर में ये पैसे क्यों नहीं दिए गए?
की बात कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, आप मुझे ये बताएं उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं होती है। आप क्रेडिट दें आसिफ ज़रदारी साहब को, यहाँ में उनको देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम प्रोजेक्ट इनॉग्रेट लेकिन एक ऐसा क्रेडिट दे दें कि जाते जाते कर दिया, दूसरी हुकूमत के ऊपर डाल दिया ये मामला, ये तमाम चलो चीजें कर तो क्रेडिट दिया ना, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं होती। ठीक है, पेशरफ की बात करें तो मुशर्रफ साहब की आपने बात कर दी, गवादर की बात कर दी। मुशर्रफ साहब का भी एक बयान सामने आ गया, कहते हैं कि मेरा, कादरी साहब का और इमरान खान का विजन एक ही है और ये विजन जो है ये डेफिनेटली मतलब वी थिंक अलाइक। और अगर वाकई में ये विजन एक है तो फिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजह है कि इनका विजन एक है और कौन सा विजन एक है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम मुशर्रफ साहब ने ये भी कह दिया कि जब स्पेस दी जाएगी तो फिर जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा जाएगा, अगर लोग अपना काम करते रहें तो फिर ये मामला सामने नहीं आएगा। तनवीर साहब, एक तो तीन लोगों की थॉट एक होना, मुशर्रफ साहब, इमरान खान साहब और कादरी साहब, ये सवालिया निशान नहीं खड़ा हो जाता है कौन सी चीज पे विजन? देखिए बात ये है कि ये तो वही बात है जो हमेशा से फारूक साहब को मैं समझाता रहा हूँ। फारूक साहब मेरी बात नहीं मानते थे। मैं कह रहा था कि ये जो कादरी साहब हैं, इमरान साहब हैं, ये किसके एजेंडे पे चल रहे हैं, हम इस प्रोग्राम में इशारे करते रहे, ये बात नहीं मानते थे। आज परवेज़ मुशर्रफ ने कर दी। ये जो परवेज़ मुशर्रफ का बयान है, ये एक ऐसे बंदे का बयान है जिसने इस मुल्क में इमरजेंसी लगाई, जिसने जजों को नज़रबंद किया, जिस पे संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, जो अदालतों में पेश नहीं हो रहा, जो बीमारी का बहाना करके बाहर गया और उसकी बीमारी के इलाज की कोई खबर नहीं आ रही और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। और अगर उसका जो विजन एक है इमरान खान का और तारुल कादरी साहब का और मुशर्रफ साहब का, तो ये विजन वही है कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया जाए। ये विजन है कि करप्शन के खात्मे के नाम पर आइन से मावरा इकदाम किए जाएं। ये विजन है कि एम्पायर की उंगली की तरफ देखा जाए और इस उंगली को जो है एक्शन में आने की बात की जाए। ये विजन है कि अदालतों की, कानून की, रूल ऑफ लॉ की बात ना मानी जाए। अगर ये विजन तीनों का है तो ये कोई मिसाली विजन नहीं है, इसको रिवाइज होने। देखिए बात ये है, आप मुशर्रफ साहब की क्रेडिबिलिटी एक बात से अंदाजा लगा लें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हमारी पार्टी मुल्क भर में फैल चुकी है, अगले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आप भी इस शहर में रहती हैं, इस मुल्क में रहती हैं, फारूक साहब भी रहते हैं। कहाँ है परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी? कभी आपने कोई देखा कोई जलास को मीटिंग को जलसा जुलूस ना को बैनर? जिस तरह उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है, इस तरह बाकी बातें भी यही गए थे। मैं दुबई में जा रहा हूँ, अपनी अदालत के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वहां जाते ही सबसे पहले पार्टी को मुनज़्ज़म करने की बात की। लेकिन क्या 2 सालों के अंदर वो पार्टी इतनी मुनज़्ज़म कर लेंगे कि 2018 के इलेक्शंस में वो भरपूर तरीके से अपना पार्टिसिपेट कर सकते? मेरा नहीं ख्याल है कि 2018 के इलेक्शन में जनरल मुशर्रफ की पार्टी का किसी किस्म का इम्पैक्ट होगा। वो तो यही कह रहे हैं, बहुत हो गए, 1-2 सीटें ले ली, मैं उस पर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो इमरान खान साहब के इत्तेहाद सामने आ सकता है या नहीं? देखिए वो हो सकता है, ये वक्त आने पे बड़े इलेक्शन अलायंसेस सामने आएंगे। बेसिकली इन लोगों का बिल्कुल विजन एक है। इनका विजन क्या है? इनका विजन है एंटी करप्शन, इनका विजन है ट्रू डेमोक्रेसी, इनका विजन है रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना जी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब डॉक्टर कादरी साहब एक तहरीक अभी 2 दिन बाद चलाने शुरू कर रहे हैं मॉडल टाउन के अपना साने में लोगों को उनके इंसाफ के लिए, तो आपके मुझे बताइए ये उनका जो पोजीशन है ये गलत पोजीशन है क्या? इसके पीछे भी कोई एजेंडा है? बिल्कुल नहीं है। वो इंसाफ मांग रहे हैं। मुशर्रफ साहब किस विजन की बात कर रहे हैं कि तीनों लोगों की विजन एक साथ है? कौन सी विजन की बात? मैंने आपको बता दी ना विजन। उनका विजन ये है कि पाकिस्तान में लूटमार नहीं होनी चाहिए लोगों को। मुशर्रफ साहब के जमाने में सारे दूध के धुले हुए थे? नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ। वो उनकी जो गलतियां खामियां वो तो हम उनको तस्लीम करते हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनको कंडेम भी करते हैं कि उन्होंने एनआरओ किया। और ये लोग जिनको पाकिस्तान की सियासत से निकल जाना चाहिए था, जिनको क्लियर अप होना चाहिए था, जनरल मुशर्रफ 7 पॉइंट एजेंडा जो लेके आए थे 12 अक्टूबर 1999 को, बड़ा जबरदस्त एजेंडा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्प्रोमाइज कर गए। जब वो कॉम्प्रोमाइज किए तो 7 पॉइंट एजेंडा वेंट फॉर अ 6 और एंड में ये मैं मानता हूं फारूक साहब वो बीमारी किधर गई जिसके इलाज के लिए जो हालत है वो ना होती अगर जनरल मुशर्रफ वाकई अपने 7 पॉइंट एजेंडा पे काम करते और इन तमाम बड़े लुटेरों को जेल में डालते और इनको पॉलिटिकल साफ कर देते और एनआरओ भी ना देते। एनआरओ भी ना देते। तो मुशर्रफ साहब का ये कहते ना कि जी तीनों लोगों का एजेंडा एक है, ये कादरी साहब पर और इमरान खान साहब पर भी सवाल खड़े कर देता है। डेफिनेटली अब वहां से भी कुछ ना कुछ वजाहत आनी चाहिए कि कौन से विजन की बात हो रही है और मुशर्रफ साहब के साथ क्या उनका कांटेक्ट है या नहीं है। हमें जाना है ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद बात करूंगी। सियासतदान तो मसले में है ही है, यहाँ कार्टून भी मसले में पड़ गए। कौन से कार्टून? आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले डोरेमोन के हवाले से बात की नाज़रीन। सियासतदान और अवाम जहाँ सेफ नहीं वहाँ कार्टून्स भी सेफ नहीं। पंजाब असेंबली में पीटीआई के एक एमपीए की जानिब से तैमूर मसूद साहब की जानिब से ये करारदाद पेश की गई कि डोरेमोन कार्टून्स जो हैं बच्चों के को अपने मुआशरे से दूर लेकर जा रहे हैं और साथ ही साथ मुआशरे से दूर लेकर जाने के साथ साथ अपने कल्चर को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। तैमूर मसूद साहब से ही पूछ लेते हैं। तैमूर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, पीटीआई के आप एमपी हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। तैमूर मसूद साहब, कार्टून बच्चों की तरबियत में क्या मसला कर सकते हैं? ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है ना। देखिए जी, मैं काफी इस चीज के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ और मैं सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुझ तक बहुत से पेरेंट्स के सीरियस कंसर्न पहुंचे थे और क्योंकि हम जनरली पब्लिक इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत से पेरेंट्स की ये कंप्लेन थी कि इस किस्म के जो हिंदी डबिंग में जो कार्टून हो, क्योंकि बच्चों के कच्चे दिमाग होते हैं 24 और जब वो अपने कार्टून चैनल के सामने बैठे रहते हैं और अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर से जिनसे वो इंस्पायर होते हैं, जब उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो उनकी बहुत सी बातें, उनका एक्शन जो है और उनकी जो वर्ड्स यूज करते हैं वो अपनी डेली लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ यूज करना शुरू कर देते हैं। तैमूर भाई, आपकी ये बात दुरुस्त है और आपकी दलील में वजन है, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यही सलूशन है कि इसको बंद कर दिया जाए, इसका दुरानिया कम कर दिया जाए, इस पे पैमरा एक्शन ले? आप ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की कार्टून इंडस्ट्री की हौसला अफजाई करे ताकि पाकिस्तानी वर्जन डबिंग का सामने आए और लोग जो है पाकिस्तानी माशरत के मुताबिक ऐसे कार्टूनों को या तो तैयार करें या उनका तर्जमा और डबिंग इस तरह से करें कि जो हमारी लैंग्वेज के मुताबिक हो? अच्छा देखिए, इसमें जो मेरी रेजोल्यूशन थी, अगर आप उसको इन डिटेल पढ़ते तो उसमें यही चीज लिखी हुई थी कि जो उसके अंदर हिंदी की डबिंग की जा रही है पाबंदी लगाई जाए और जो इस्लामिक है। और मैं तो बिल्कुल इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने तो अपनी रेजोल्यूशन में भी ये कहा था कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि अब हमारे बच्चों के लिए, आज बच्चे ना ग्राउंड में जा सकते हैं, वहाँ पे वो अगवा हो जाते हैं, ना घरों से निकल सकते हैं अब्डक्शन की वजह से, तो घर में बैठने के लिए अगर उनको स्टेटमेंट दी जाती है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तैमूर साहब देखें, ये मेरा ख्याल आपकी रेजोल्यूशन बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में, बच्चों के इंटरेस्ट में बिल्कुल ठीक है, इन द सेंस कि इंडिया के अंदर भी शोर पड़ा है कि ये डोरेमोन जो है ये बेसिकली जापानीज कल्चर जो है उसकी प्रोजेक्शन है और पाकिस्तान में तो हिंदी में डब करके ये दिखाई जा रहा है कार्टून। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अमेरिका के अंदर भी ये डोरेमोन के जो टीवी प्रोग्राम और ये उनके पर भी वो बैन हुए हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सिर्फ आपको इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि ये हिंदी में डबिंग और इसमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, ये जो इंडियन मूवीज आ रही हैं पाकिस्तान में, इनमें भी लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए, खुदारा इसके ऊपर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कि आप उस मामला को भी देखें। जी जरूर, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है मैंने बिल्कुल इसके ऊपर अपना माइंड बिल्कुल प्रिपेयर किया हुआ है। मैं ना सिर्फ इंडियन मूवीज के ऊपर बल्कि बास चैनल्स के ऊपर इंडियन ड्रामेज भी दिखाए जा रहे हैं और ये हिंदी कल्चर की जलगार है जी जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की जा रही है। अगर हम इंडियन न्यूज चैनल देखें तो वहाँ पे हमारे खिलाफ जो जहर उगला जाता है, आप वो इंडियन न्यूज चैनल भी ऑन एयर करें ना, ताकि पता लगे कि वहाँ पे हमारे खिलाफ कितनी जहर उगला जा रहा है, कितनी नफरत है। हम उनका इंडियन कल्चर अपने मुल्क में प्रमोट कर रहे हैं, अपने बच्चों में प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हम पैमरा से तैमूर साहब, इसका मतलब है कि आप ये बात समझते हैं कि ये तो हिंदी कल्चर का जो जलगार है ये बाय डिजाइन हो रहा है ताकि पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन है उसको अपना इन्फ्लुएंस किया जाए? एग्जैक्टली जी, मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ आज 70 साल आजादी को हमें हो चुके हैं। हम अभी तक अपनी शादी की तकरीबात से, अपनी जो है हमारी वो जो फौतगी की रसूमात होती है, आज तक उसके अंदर हमारा हिंदू रसूमात का एक जो कल्चर है वो इतना प्रमोट हो चुका है। इंडियन कल्चर को जो फरोग मिल रहा है उसको खत्म करना चाहिए। मलिक तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो के टाइम, जहां
पाकिस्तान में बच्चों के लिए ये एक बड़ा मसला बन गया है कि वो दूसरे कल्चर की चीजें देखकर अपने आप को उस तरह से ढालना चाह रहे हैं या दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। वहीं बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया। ये शायद छोटा मसला वो बड़ा मसला हो गया। जो बड़ा मसला है वो आज ये है कि लाहौर के अंदर अगवा होने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान में अगवा होने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से आज खुद नोटिस ले लिया। और उस खुद नोटिस के अंदर बात अजीब ये है कि रावला कोर्ट के सीनियर सिविल जज भी रो पड़े अपने बेटे के हवाले से और कहते हैं पुलिस पे वो नहीं एतमाद करते, फौज उसी तरीके से ले जिस तरीके से लेने की जरूरत है स्टेप्स, जिस तरह से बाकी लोगों के बच्चों के हवाले से स्टेप्स लिए गए। फारूक साहब, अगर इस तरह की बात है, बच्चे गायब हो रहे हैं, यहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स डोरेमोन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या सीरियसनेस देखें। पहली चीज़ तो ये है कि यू हैव टू बी उन पेरेंट्स की पोजीशन में आप डालें और फिर देखें कि उनके इस वक्त सोच क्या है, वो किस परेशानी की सूरत हाल में, किस ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, उनका जो गम है, उनका गुस्सा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन कि जनाब सिस्टम जो है वो उनकी मदद नहीं कर रहा। अब ये हमारे सीनियर सिविल जज साहब जो हैं ये जज्बाती हो गए, ये रोए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग हो रही है अपने लाहौर में ये अपना किडनैपिंग वाले केस में, और ये कहा जाता है कि जो हमारे जो सीनियर जस्टिस हैं वो भी उन पर भी बड़ा इफेक्ट हुआ कि जनाब जब इस तरह के एक पेरेंट जो है जज्बाती हुए। होना ये चाहिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे अभी भी लग रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट देखें जिस तरह एक चीज को सीरियसली ली जाता है, एक पैनिक क्रिएट होता है, एक सूरत हाल होती है, हंगामी सूरत हाल होती है, वो ये नहीं कर रहे। ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो भाग गए हैं वो वाले बच्चे जो हैं वो तमाम के तमाम ये बच्चे हैं। यहाँ अगवा की बात हो रही है, स्मगलिंग की बात हो रही है। आप जुल्म की इंतहा देखें कि सीनियर सिविल जज का बेटा 8 साल बेटा 2 साल पहले अगवा होता है, वो मुकदमा दर्ज कराते हैं कि ये शरीफुल्लाह ने अगवा किया है, वो गिरफ्तार होता है, पुलिस की हिरासत से उसको छोड़ दिया जाता है, वो सवाबी जाता है, फिर तावान मांगता है, जिस बंदे ने उसको गाड़ी दी थी उसको गिरफ्तार कराते हैं, पुलिस उसको भी छोड़ देती है। वो कहता है कि मेरे ऊपर पुलिस के ऊपर मेरा एतबार ही कोई नहीं रहा। अब अदालत ने ये किया है कि एक 6 रुकनी कमेटी बनाई है, 25 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट मांगी है और अदालत ने कहा कि जो बच्चे घर से भाग भी जाते हैं उनको बेजारों मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। ये जो अजाब बच्चों के निकाल के बेचे जाते हैं, ये जो बेटों में मुंतकिल किया जाता है, हमने ये खबरें भी पढ़ी हैं कि बच्चों को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता था, ऊंट के पाँव के साथ माजी के अंदर बांध के उनके साथ खेला जाता था। पहली चीज है ऑनरेबल कोर्ट ने तो कमेटी बनाई, अच्छी बात है, लेकिन जो टास्क फोर्स हमारे खादिम आला साहब ने बनाई है उस टास्क फोर्स के हेड कौन है, मेंबर्स कौन है? भाई हमें तो ये भी अब लोगों में तासुर है कि शायद हमारे जो पुलिस के अंदर कुछ लोग हैं वो भी उनकी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है ताकि मामले को माशरे को ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जाए। और देखें टास्क फोर्स जो है इनको चाहिए और पुलिस वाले बाई डेली बेसिस पे इनकी प्रेस ब्रीफिंग होनी चाहिए। आज का हमारी प्रोग्रेस ये है, इतने बच्चों को हमने रिकवर कर लिया, इतने गैंग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए, इतनों के खिलाफ चालान पेश किया गया। वो चीज जब तक सामने नहीं होगी तो लोग ये समझेंगे कि जनाब इसको वो लेवल ऑफ प्रायोरिटीज की नहीं। ठीक है, लेवल ऑफ प्रायोरिटी तो हम लोगों को नजर आएगी तब जब वाकई में हुकूमत सीरियस होगी, जब ये बात कही जाएगी पुलिस के आला अफसरान की जानिब से कि शायद वो बच्चे भाग रहे हैं या शायद जो बच्चे नाराज हो गए हैं वो तमाम बच्चे जो हैं वो इस फहरिस्त में आ गए, तो फिर ये लेवल ऑफ सीरियसनेस हम लोग देख रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, लेवल ऑफ सीरियसनेस तब बढ़ता है कि जब आपका इंटेलेक्चुअल थॉट बढ़े, आपके कंट्री के अंदर, आपके मुल्क के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो कि किसी शख्स के इंटेलेक्ट को चैलेंज करें। और ऐसी ही एक शख्सियत जो किसी शख्स के इंटेलेक्ट को चैलेंज करती है वो है अमजद इस्लाम अमजद साहब। बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का शायर है, अदीब हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी लिखी जो कि वाकई में दिल को दहला देती हैं। अमजद इस्लाम अमजद की आज 72वीं सालगिरह है और ये लेजेंड हमारे साथ अभी लाइन पर भी मौजूद है। अमजद इस्लाम अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद इस्लाम अमजद साहब, पहले तो हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और पाकिस्तान के अंदर ये जो कल्चर की दूसरे कल्चर की यलगार हो रही है, इससे पाकिस्तान के कल्चर को आप देखते हैं कि कोई खतरा है? देखिए जी, बात ये है कि दुनिया में कल्चर हमेशा जो है एक दूसरे से मुतसादम रहते हैं। अब देखना ये चाहिए कि जो मुखालिफ कल्चर है उसकी कुव्वत अपनी जगह, लेकिन अगर हम अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हों और उसकी अक़दार पे यकीन रखते हों तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी कल्चर जो है वो आपको थोड़ा बहुत हिला तो सकता है लेकिन आपको पाँव से उखाड़ नहीं सकता। इसलिए मेरा बड़ा ईमान है इस बात पर कि अगर हम लोग अपने आप को पहचान लें तो फिर हमें किसी दूसरे से डरने की। अमजद साहब, हमने आपको एक उस्ताद के तौर पे भी कंट्रीब्यूट करते देखा है, शायर के तौर पे, नक्काद के तौर पे, ड्रामे नगार के तौर पे।
آج کل آپ کا ایک نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے, آپ کی سماجی خدمات کا ایک سلسلہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ زندگی کی 72 بہاریں دیکھنے کے بعد بگیسٹ اچیومنٹ کیا ہے اور بگیسٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کیا ہے؟ اصل میں جی میں ہمیشہ میں کہتا بھی رہا ہوں اپنے انٹرویوز میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ہمیشہ ہی بڑی رحمت رکھی ہے. وہ اپنے بچپن سے اب تک جو چھوٹے موٹے مسائل زندگی کے وہ تو بہرحال زندگی کا حصہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑی الجھن میں کسی بڑی مصیبت میں اللہ نے نہیں ڈالا اور اپنا کرم جو ہے وہ مجھ پر ہمیشہ رکھا ہے. اس لیے میں بہت ساری جو اللہ نے مجھے دی ہیں نعمتیں, میں ان پر بہت شکر ادا کرتا ہوں. اور ڈس اپوائنٹمنٹ میری کوئی ایسی پرسنل نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارا ملک جتنا خوبصورت ہونا چاہیے تھا, جتنا خوبصورت ہمیں بنانا چاہیے تھا مل کر, ہم اس کو اتنا نہیں بنا سکے. بہت سا کام کیا ہے, بس یہ ایک تھوڑی سی خواہش رہتی ہے. امجد صاحب آپ کو سالگرہ آج مبارک ہو. پوری قوم جو ہے آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے, معاشرے کی بہتری کے لیے جو آپ نے خدمات آپ کی جاری ہیں, ہم سب اس کو پوری قوم اعتراف کرتی ہے. آپ یہ مجھے کائنڈلی سر یہ بتائیں کہ آج جو پاکستان دیکھیں 15-20 سال پہلے یہ معاشرے کے حالات نہیں تھے, اب ہم جو معاشرے میں انتشار دیکھ رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, بچے جو ہیں اپنے والدین کو مار رہے ہیں, ایک عجیب سی صورتحال ہمارے معاشرے میں ایک انتشار ہے. آپ کائنڈلی ہمیں ہماری رہنمائی یہ کریں کہ ہم کیسے اپنے اس یہ جو انتشار ہے کیسے سے نکل سکتے ہیں, حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ معاشرہ بنتا ہے ایک مورل فائبر سے, ایک اخلاقیات کے ساتھ. یہ اخلاقیات پہلے ہمیں اپنے گھروں سے ملا کرتی تھی, اس کے بعد ہم نے اس کو اٹھا کر اس کا سارا زور مدرسے پہ ڈال دیا, اور مدرسہ ہم نے دے دیا ہے انگلش میڈیم والوں کے ہاتھوں میں, جو ہمیں اپنی کلچرل ویلیوز جو ہیں ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری اپنی ویلیوز جو ہیں ہم ٹرانسفر نہیں کر پا رہے اپنی اگلی نسل کو, اور وہ کہیں اور سے ادھر ادھر سے مختلف چیزیں لیتے ہیں, جس کی وجہ سے کہیں کہیں ایک کولیجن کا لگتا ہے جیسے عدم اتفاق ہے. لیکن اگر اس کو ٹھنڈے دل و دماغ سے دیکھا جائے, پلان کیا جائے, اپنی زبان پر, اپنی قوم پر, اپنی ہسٹری پر ہم فخر کرنا بچوں کو سکھائیں, تو یہ فیز بھی گزر جائے گی. تو امجد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے, ہمیں تو وہ دور بھی یاد ہے جب پاکستان میں سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں, جب آپ کا لکھا ہوا ڈرامہ وارث جو ہے آن ایئر ہوتا تھا. مجھے یہ صرف یہ بتائیں کہ اب اس طرح کی ڈرامے کیوں نہیں آ رہے, اس طرح کی وہ جو پروڈکشن ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹ کلچر ہے نا جی, جو بزنس مین کا کلچر ہے, یہ جب میڈیا کو چلائے گا, یعنی صرف یہ چلائے گا, بزنس تو ہونا چاہیے, اس کی ایک اپنی افادیت بھی تو ہے نا جی. نہیں, میں نے کہا کہ یہ ہونا تو چاہیے, اس میں اس کے بغیر تو چلتا نہیں. لیکن اگر یہ ہر چیز پر ڈومینیٹ کر جائے تو پھر مسئلہ ذرا تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم صرف بکنے والی چیزیں ہی پروڈیوس کرتے جائیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ بکنے والی چیزیں بھی رکھیں, کیونکہ چینل بھی چلانا ہے, اور اس کے ساتھ جو معاشرے کی اصلاح کی باتیں ہیں اس کو بھی ہم ٹھیک ہے, معاشرے کی اصلاح کی باتیں انتہائی. امجد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر پاکستان کے اندر کلچر کو فروغ نہیں دیا جائے گا اور باقی کلچرز کی یلغار ہوتی چلی جائے گی, تو پھر ڈیفینیٹلی یہاں وہی کام ہوگا جو کہ انڈیا کی ایک بڑی مشہور لیڈر نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو ہرانا ہے تو ان کا کلچر کو انفلٹریٹ کرنا پڑے گا, انڈین کلچر کو اس کے اندر لے کر آنا پڑے گا, اور کچھ ایسی چیزیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں. اگر اسی طرح ہوتا رہا تو پھر پاکستان کا کلچر کدھر جائے گا, ہمیں خود اس کے حوالے سے کام کرنا ہوگا. لیکن ناظرین, کلچر کے بارے میں بات کریں تو اخلاق احمد صاحب بھی پلے بیک سنگر, بڑے مشہور پلے بیک سنگر, جن کا 2 اور مشہور شخصیات کے ساتھ گروپ بھی تھا, وہ آج ان کی برسی ہے, آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں, اور وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہماری اس شوبز کی انڈسٹری کے اندر رہے تھے. ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں شو کا اختتام کروں گی اور آپ ٹریبیوٹ ان کو دیکھ سکیں گے. ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹویٹر پر دونوں پر موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے. اللہ حافظ.